नमस्कार। आज कुछ बातें करते हैं डेमोक्रेसी को लेकर। हमारी जो डेमोक्रेसी है, 1947 में हमको पूर्ण आज़ादी मिल गई थी इस देश में कि हमारे हाथ में एक हथियार आ गया था कि अब हम हमारे देश को जैसे चाहे हम चला सकते हैं। हमारे नेता, जिनको राजनेता भी कहा जाता है, और हमारी संस्थाएँ, सब कुछ हमारे हाथ में था। पहले ये हथियार अंग्रेज़ों के हाथों में था और वो जिस तरह उसको चाहे यूज़ कर सकते थे। लेकिन 1947 के अंदर हमारे हाथ में ये दे दिया गया। हमको आज़ादी नहीं मिली थी, हमको संप्रभु बनाया गया। आज़ादी का सीधा मतलब होता है कि हम किसी काम को करने के लिए पूरी पूरी तरीके से स्वतंत्र हों। पहले हम पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थे। उसका कारण क्या था? हम अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई एक्ट नहीं ला सकते थे। हम उनके खिलाफ अपील नहीं कर सकते थे। जो न्यायालय का निर्णय होता है वो अंग्रेज़ों के ही पक्ष में जाता था। ये सारी चीज़ें पहले हो रही थी। और जो हमारा देश था, जो इंडियन थे, जो भारतीय लोग थे, उनमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। जो लोग थे वो अपने हिसाब से काम तो कर सकते थे, लेकिन वो उन नीतियों के खिलाफ नहीं जा सकते थे। लेकिन जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, जब ऐसे आंदोलन होने लगे, ये 1919 के बाद से चलता गया और 1947 में आज़ादी के साथ ही ये आंदोलन खत्म हुए। शुरुआत में लोगों को साथ में लिया गया, फिर धर्मों को साथ में लिया गया, फिर महिलाओं को साथ में लिया गया, फिर जो लोग अंग्रेज़ों की संस्थाओं में थे, जैसे कि कोई सेना में था, कोई कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, वो सारे लोगों को साथ में लिया गया। होली जलवाई गई कपड़ों की। हमने काफ़ी संघर्ष किया है यहाँ तक पहुँचने में। 1947 में हमको आज़ादी मिली तो हमको संप्रभु बनाया गया। जब भी हम प्रस्तावना देखते हैं हमारे देश की, तो हम उसमें एक शब्द देखते हैं कि संप्रभु राष्ट्र या संप्रभु भारत। ये शब्द का अर्थ क्या होता है? जो भी संप्रभु होता है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का राजा हो, जो भी व्यक्ति संप्रभु होता है, उसके हाथ में पावर होती है। और पावर इतनी होती है उसके हाथ में, अगर वो संप्रभु है, वो पूरे राष्ट्र को चलाता है। हमारे देश की खूबसूरती ये है कि हमने किसी व्यक्ति के हाथ में संप्रभु शब्द नहीं दिया है। मतलब कि हमने किसी व्यक्ति को संप्रभु नहीं बनाया है। हमने एक किताब लिखी और उस किताब के अंदर हमने हजारों सालों की जो प्रोसेस रही है हमारे देश के लिए, सिर्फ आज़ादी अंग्रेजों से नहीं मिली है हमको। हमको राजाओं से मिली है, हमको जो मुगल आए थे पहले और उनके द्वारा जो कर लगाए गए, हिंदुओं के द्वारा जो कर लगाए गए, हिंदू के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई, मुसलमानों के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई, जो भी काम किए गए, उनमें जो भी हमको लगा कि ये नहीं होना चाहिए और इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई। आप गौतम बुद्ध को देखिए, उन्होंने सभी धर्मों को एक समान मान लिया, जबकि उससे पहले वर्गों में बांटा जा रहा था। आप अकबर के समय, औरंगजेब के समय देख सकते हो किस तरह की वहाँ पे हुई। फिर 18 शताब्दी की क्रांति में किस तरह नेतृत्व करने वाला ही कोई नहीं था, तो किस तरह एक राजा को चुना गया और फिर जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो प्रोसेस हुई और जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, हमारे सामने हर बार सवाल उठा कि 18 शताब्दी की क्रांति हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था और इसको काफ़ी हद तक सही माना गया है कि हाँ, ये सही था। लेकिन वहाँ पे नेतृत्व करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने मन से आया हो, बल्कि एक ज़बरदस्ती उनको लाया गया कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए। कारण क्या था कि हमारे पास ऐसी सोच विकसित नहीं हो पाई थी, जैसे कि महात्मा गांधी ने जो कार्य किया था। जिस तरह उन्होंने खुद ही आंदोलन चलाए, रूपरेखा तैयार की, अपनी टीमें बनाई, महिलाओं को आंदोलन में शामिल करने के लिए उन्होंने 6-6 सालों तक गाँव का दौरा किया। ये जो अ, कार्यक्रम किए गए और जो प्लानिंग बनाई गई, इसमें सिर्फ महात्मा गांधी अकेले नहीं थे, बल्कि काफ़ी सारे लीडर थे और वो हर धर्म के लोग थे। बाद में चलकर वो लोग अपनी पार्टियाँ भी बनाने लगे, फिर लड़ाइयाँ भी होने लगी, लेकिन काफ़ी समय तक ये साथ में चलने लगे।
यहाँ पे गरम दल भी था, नरम दल भी था, ये दोनों दल भी साथ में चलने लगे। हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि एक देश का जो राजा होता है, वो देश का राजा संप्रभु होता है, अगर वो राजा है। हमारे देश के अंदर जो संप्रभुता, जो पावर दी गई है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है, संविधान के अंदर डाली गई है सारी पावर, और संविधान के द्वारा ही प्रोसेस की जाती है। मतलब कि हर व्यक्ति को अपने काम बताए गए हैं कि कोई व्यक्ति है, साधारण सा जन्म लिया है, तो उसके लिए प्राकृतिक वायु उपलब्ध होनी चाहिए, हवा, ऑक्सीजन। ऐसा ना हो कि उसके जन्म लेते ही ऐसे वर्गों के लिए ऑक्सीजन ही ना मिले। मतलब कि कई बार ऐसा होता था कि पहले जब राजाओं का शासन होता था, उनको मारने के लिए या उनको जंगलों में फेंक दिया जाता है कि आप जंगल से बाहर नहीं आ सकते, आए तो आप अशुद्ध हो जाओगे, आप दूसरों को अशुद्ध कर दोगे, ऐसी बात है। तो ये प्राकृतिक अधिकार छीन लेते हैं लोगों के, कि जैसे कि कोई अलग अलग जातियों में बांटा गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर व्यक्ति के लिए प्राकृतिक जो 3 अधिकार हैं, संपत्ति का अधिकार, जीने का अधिकार और स्वतंत्र रहने का अधिकार, ये अधिकार जो प्रकृति ने हमको दिए हैं, इन लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, ये तीनों अधिकारों का रहना काफ़ी जरूरी है। ये पहले ही हमारे अधिकार हैं। और आर्टिकल 21 में आपको पता है, एक गरिमा का अधिकार आपको दिया गया है कि आपकी गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता है। ये हमको जो अधिकार मिले हैं हमारे देश के अंदर, संविधान ने दिए हैं। अगर हम संविधान को लेकर चलें तो संविधान कहता है कि हर व्यक्ति संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी होगा। हर संस्था हर व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होगी। हर सरकार संस्थाओं के और व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होगी। समझ में आया होगा आपको ये कथन। हमारे देश के अंदर वर्तमान में जो सरकार है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। उसका कारण हमारे सामने ये है कि वो सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है। जब हम किसी प्रधानमंत्री को चुनते हैं, उस प्रधानमंत्री का उत्तरदायी है कि वो सरकार में है तब तक वो लोगों के सवालों के जवाब दे। हमारे देश में बेरोजगारी का बढ़ना, अर्थव्यवस्था का घटना, लोगों के लिए भूखमरी का बढ़ना, गरीबों की संख्याएं बढ़नी, चाहे देश प्रोग्रेस कर रहा हो, चाहे देश प्रोग्रेस नहीं कर रहा हो, कमियां क्या रही है, किस तरह इसको संभाला जाएगा, किस तरह इन चीज़ों को वापस तैयार किया जाएगा, इन सारी चीज़ों को लेकर संविधान के अंदर जो देश का प्रधानमंत्री चुन के आता है, उनका उत्तरदायित्व है, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए जनता के प्रति। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, वो देश को संबोधित करने वाले हैं 5 बजे। आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। ट्रंप के द्वारा जो, अमेरिका के द्वारा जो हमारे साथ किया जा रहा है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन उन्होंने संबोधित किया है देश को। ऐसा लग रहा है जैसे एक राजा अपने राष्ट्र को संबोधित कर रहा है। लेकिन हमारा देश तो संवैधानिक देश है, हमारा देश तो कॉन्स्टिट्यूशनल देश है। हमारे जो संप्रभु है वो तो संविधान है। कैसे ये हो सकता है और ये कैसे मुमकिन है कि एक प्रधानमंत्री जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर सबसे ऊपर वाले पद पर बैठे वो अपनी जवाबदेही तय नहीं करेंगे, तो गांवों के अंदर जो सरकारी अफसर हैं, सरकारी अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, चाहे छोटे से छोटे या बड़े से बड़े विभाग में हो, वो कैसे अपनी जवाबदेही तय करेंगे? वो जवाब ही नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है ऊपर से ही जवाब नहीं दिया जा रहा है। और जवाब ही नहीं देंगे तो लोगों के मन में शंका होगी कि जवाबदेही क्यों नहीं बन पा रही। ऐसा माहौल नहीं बनाया जा सकता है धर्म के नाम पे कि किसी राष्ट्र को धर्म के नाम पे लोगों को पागल बना दिया जाए और उन लोगों को फिर पागल ही बना रखा जाए। मतलब उनके बच्चों को झंडे पकड़ा दो आप और रैलियों में भेज दो, ठीक है, चुनाव प्रचार के लिए ठीक है, लेकिन बाद में उन बच्चों ने जो झंडे पकड़े हैं उनका भविष्य भी तो आपको ही तय करना है। आप चुनाव हारे जीते फर्क नहीं पड़ता है,
लेकिन संघर्ष में आपके साथ थे तो आप जीतने के बाद उनके साथ क्यों नहीं हो? आप किस तरह उनके साथ राजनीति खेल सकते हो? संविधान के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, वो किन्हीं राजाओं के द्वारा नहीं लड़ी गई। संविधान को बनाने के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, वो बाहर से आई कोई ताकत ने नहीं लड़ी। संविधान को बनाने के लिए जो संघर्ष हमने किया, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, जवाहरलाल नेहरू रहे हों, मोतीलाल नेहरू रहे हों, भगत सिंह रहे हो, राजगुरु रहे, कितने हजारों लोग हैं। ये लोग हैं, इनके साथ जो चलने वाले लोग थे वो कोई राजा नहीं थे। वो राजा ऐसे छोटे लोगों के साथ चल भी नहीं सकते थे। इनके साथ जो चलने वाले लोग थे उनके तन पे कपड़े भी नहीं थे पूरे, खाने के लिए रोटियां नहीं थी, लेकिन उनको पता था कि अगर आज़ादी मिलती है तो हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे आगे। लेकिन कैसी सुरक्षा हमने उनको दे रहे हैं आज? यहाँ पे दबाव बनाया जा रहा है हर संस्था के ऊपर। वो दबाव सरकारों के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है, वो दबाव संस्थाओं के द्वारा बनाया जा रहा है। जो सरकारी संस्थाएं होती है, जो अफसर होते हैं, उनके ऊपर उन्हीं की जाति के लोगों के द्वारा दबाव बनाया जाता है। दबाव बनाकर सारे काम करवा लिए जाते हैं। और ये जो स्थिति बन रही है इस देश के अंदर, इसकी वजह है कि ऊपर जो बैठे वो लोग जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं। हम कैसे यकीन करें इस देश में कि हम सुरक्षित हैं? हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। हमारी ज़मीनें छीन ली जाएगी, हमारे जो अधिकार है वो छीन लिए जाएंगे। आज प्रोटेस्ट आंदोलन, इनमें पुलिस बल का कितना यूज़ किया जा रहा है? आज कोई छात्र नौकरी के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो कितने बल का यूज़ कर लिया जाता है? आंसू गैस के गोले, धुएं, आंखें खराब कर दे, ऐसी चीज़ें यूज़ में ली जा रही है। ये यूज़ में लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या प्रोटेस्ट करना किसी का अधिकार, हक नहीं है? महात्मा गांधी ने भी तो प्रोटेस्ट किए थे, नहीं किए थे? आज़ादी प्रोटेस्ट है तो मिली थी। तो आज ऐसा नहीं होना चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए हर एक व्यक्ति। हमारे देश में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है? ऐसा नहीं है कि सब बुरा ही हुआ है, अच्छा बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत अच्छा हुआ है। पहले मोबाइल ही नहीं होते थे लोगों के पास, आज मोबाइल ही मोबाइल है। पहले हम डिजिटल इंडिया सोचते थे बस, आज हमारे सामने सब कुछ डिजिटल है। तो बुरा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा ही हुआ है, अच्छा हुआ है। लेकिन अच्छा हुआ है फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, बुरा हुआ है फिर भी कीजिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे तो हर व्यक्ति समझेगा कि मुझे भी जवाब देना चाहिए। आज ना हमको आरटीआई के माध्यम से जवाब दिया जाता है, आज ना हमको सरकारी संस्थाओं में ढंग से बात की जाती है, ना सरकारी अफसरों के द्वारा हमको ढंग से बात की जाती है, समझाया जाता है। सब लोग राजा बन के बैठे हैं। तो हमारे देश में जो आम जनता है, साक्षर दर कम है उन लोगों की, नहीं पढ़े हैं, संविधान का नहीं पता है, तो क्या उन अफसरों का, उन संस्थाओं का फर्ज नहीं बनता है क्या कि उनको नहीं पता है लेकिन हमें तो पता है, हम तो पढ़कर इस पद पे बैठे हैं ना? हर एक व्यक्ति आम ही तो है। आप जब पैदा होते हैं तब आपके सामने प्राकृतिक जो अधिकार हैं वो आपको मिलते हैं। वो किस वजह से मिल रहे हैं? वो इस वजह से ही तो मिल रहे हैं। वो अधिकार आपसे छीन लिया जाएंगे तो आप क्या बन पाओगे बताओ? इस देश के अंदर जब 1947 में हम आज़ाद हुए तो जिन जातियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म किया गया था, आप मान लीजिए कि उन जातियों के अंदर अगर जब आज़ाद हो गए और उन जातियों ने अपना बदला लिया होता तो फिर, लेकिन हमने ऐसा कुछ होने ही नहीं दिया। हमने एक अच्छा राष्ट्र बना के सौंपा था, लेकिन उसी राष्ट्र के लोग सभी जातियों में, जो सरकारी अफसर है सभी में है। ऐसा नहीं है कि कोई 4 जातियाँ 5 जातियाँ, सभी जातियों में, चाहे मुसलमान की हो, चाहे ईसाइयों की हो, सिखों की हो, सभी जातियों में सरकारी पद पर बैठने वाले लोग अपनी जवाबदेही भूल रहे हैं। जो अच्छा ईमानदारी से काम करे उनके लिए कोई, लेकिन जो भूल रहे हैं उनको ये चीज़ें याद करनी चाहिए कि इस देश का हर व्यक्ति
चाहे वो गालियाँ दे रहा हो, चाहे वो पत्थर फेंक रहा हो, चाहे वो खामोश बैठा हो, शांत बैठा हो, हर व्यक्ति इस देश का नागरिक है। उसको समझाया जा सकता है, प्यार से समझाया जा सकता है। वो गालियाँ दे रहा है, वो चाहे वो पत्थर फेंक रहा है, उसकी वजह पता लगाई जा सकती है। पागल नहीं है वो उसको अपने हक नहीं मिले हैं, उसको समझा जाना चाहिए। हर नेता अपनी संपत्ति बनाने में लगा हुआ है, और जो उसके लिए दौड़ते हैं उनके 100 रुपए के चालान माफ कर दिए जाते हैं, और वो सोचता है कि हम तो राजा हैं। आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई है, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। हर व्यक्ति जो नेता बन चुका है, वो चाहे विधायक हो, सांसद हो, उसकी जिंदगी सेट है, उसके परिवार की जिंदगी भी सेट है, लेकिन वो आपके प्रति जवाबदेही नहीं है। और संविधान तो ये कहता है कि हर एक नेता, उसके पास संपत्ति होगी, ठीक है, इतनी तनख्वाह मिलेगी, तो आप सोचिए कि कितनी हो सकती है। लेकिन 5 सालों के अंदर उसके पास तो अरबों खरबों हो जाती है। कैसे हो रही है ये आप ही के टैक्स के पैसे हैं जो उसकी जेब में चले जाते हैं। आप कुछ भी नहीं पूछ सकते हो, ना वो जवाब देगा। ये उन संस्थाओं को सोचना पड़ेगा जिन संस्थाओं का काम इस कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है। आने वाले समय में कहीं उन संस्थाओं की ये गलतियां उन संस्थाओं को ही ना बदल दे, और फिर उसके बाद सिर्फ राजा होगा, सिर्फ एक सरकार होगी जो तानाशाही होगी, बाकी सब आम लोग हो जाएंगे। डेमोक्रेसी हमारी यही है कि इसमें जवाबदेही होनी चाहिए, हर व्यक्ति की, हर संस्था की, हर सरकार की। इसमें प्यार, मोहब्बत, ये चीज़ें होनी चाहिए, नफरत की जगह नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर गुस्से में है या सरकार को कोस रहा है या वो, तो उसकी समस्याओं को सुनना चाहिए, पूछना चाहिए, तभी एक अच्छा राष्ट्र प्रगतिशील बन पाएगा। नहीं तो आने वाले समय में वैसे काम नहीं आने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जानकारी थी, कैसी लगी, हमारी डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, जवाबदेही क्या होनी चाहिए, बात करनी थी, हमने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।